नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको गांधी पर लिखी एक पुस्तक के बारे में बताया था। आज हम आपको पेरियार पर लिखी एक पुस्तक के बारे में बताएंगे कि पेरियार ने कैसे किया था भारतीय संस्कृति का सत्यानाश। यह पुस्तक लिखी है एम वेंकटेशन ने। चेन्नई की झुग्गी झोपड़ी में एक दलित परिवार में जन्मे और वहीं 25 वर्ष बिताने वाले एम वेंकटेशन एक आस्थावान हिंदू हैं। उन्होंने चेन्नई के विवेकानंद महाविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। जब वेंकटेशन ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया तो उनके कथनानुसार उन्हें प्रतिदिन पेरियारवादियों के एक ही कथन का लगातार सामना करना पड़ा कि पेरियार एक महान दलित उद्धारक थे। चूँकि उन्हें पेरियार दर्शन का कोई ज्ञान नहीं था, उन्होंने पेरियार से संबंधित समस्त उपलब्ध साहित्य के अध्ययन और शोध का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने पेरियार द्वारा स्थापित, संचालित और संपादित सभी पत्रिकाओं के समस्त साहित्य पर गहन शोध किया। एक आस्थावान हिंदू होने के कारण पेरियार द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से आहत होकर पेरियार का सत्य सामने लाने के लिए वेंकटेशन ने एक पुस्तक तमिल में लिखी, ईवी रामास्वामी नायकरिन मरुपक्कम, जिसका अर्थ है पेरियार का दूसरा चेहरा। वेंकटेश के शब्दों में, मैं अपने इष्ट देवी देवताओं और हिंदू धर्म पर पेरियार के असभ्य और जंगली विचारों को सहन न कर सका। मुझे जिसने जन्म दिया उस प्रिय और पवित्र माँ पर यह हमला था। पेरियार के संपूर्ण साहित्य पर शोध के बाद मुझे तीव्र सांस्कृतिक चोट पहुंची और उनकी हिंदू देवी देवताओं और मेरे धर्म के प्रति घनघोर घृणा देखकर मैं अत्यधिक दुखी हो गया। पेरियार ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्हें दोयम दर्जे का ही बनाए रखा। अगर पेरियार 100% ब्राह्मण विरोधी थे तो 80% दलित विरोधी भी थे। वेंकटेशन की पुस्तक पेरियार का संपूर्ण विच्छेदन करती हुई पेरियारवादियों के गले की हड्डी बन गई है। वेंकटेशन का दावा है कि जो भी सत्य का अन्वेषक है वह इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पेरियार को त्याग देगा। इस पुस्तक का तमिल से अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद आज तक न हो पाने के कारण पेरियार का असली चेहरा देश के सामने प्रकट नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप पेरियार को दलित उद्धारक बताने और अंबेडकर के साथ जोड़ने का कुचक्र आज भी जारी है। वेंकटेशन कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर शासन प्रारंभ करने के साथ ही यह समझ लिया था कि शायद वो भारत पर अस्थायी रूप से शासन करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उनके विरुद्ध निरंतर विद्रोह होने लगा था और इन घटनाओं को लेकर वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने मंथन किया कि यदि उन्हें भारत पर अपना शासन चलाए रखना है तो किसी भी तरह विरोध की आग को बुझाना ही होगा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विदेश से अनेक विद्वानों को भारत बुलाया। इन विद्वानों को यह पता लगाना था कि किन किन उपायों और कार्यवाहियों से वो अनंत काल तक यहाँ शासन कर सकते हैं। ऐसे ही एक गोरे विद्वान के अनुसार, यदि हम भारत पर स्थायी रूप से शासन करना चाहते हैं तो हमें इस देश को विभाजित और तोड़ना पड़ेगा। भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और हमें सर्वप्रथम भारतीयों के स्वाभिमान को नष्ट करना होगा। इस राष्ट्र की नींव हिंदू आध्यात्मिकता है, जिसे सर्वप्रथम जड़ से उखाड़ फेंकना है। यदि हम ऐसा करने में असफल रहे तो हम भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। इसी हिंदू संस्कृति को हमें अपमानित, हीन और पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। हिंदू देवी देवताओं को लोगों की निगाहों में गिराना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी भाषा को नीचा साबित करना होगा। हमें यह भी पक्का करना होगा कि भारतीय हमारी इन बातों पर विश्वास भी करने लगें। इस प्रकार भारतीयों को मानसिक रूप से अपना गुलाम बना लेना ही उन पर शासन करने का एकमात्र उपाय है। विद्वानों के इन कथन पर अंग्रेजों ने तत्परता से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम कॉल्डवेल ने एक पुस्तक अ ग्रामर ऑफ द्रविडियन लैंग्वेजेस लिखी। साथ ही में यह भी लिखा कि सारी भाषाएं तमिल से ही उपजी हैं और संस्कृत का तमिल से कोई संबंध नहीं है। इसके तुरंत पश्चात ऐसे लेखों की बाढ़ आने लगी।
इसी समय अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि भारत को तोड़ने के लिए उन्हें अपने भारतीय समर्थकों के साथ ही उन कतिपय नेताओं की भी आवश्यकता है जो उनकी साजिश को अंजाम दे सकें। इसी बीच 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई और 1919 में पेरियार राजनीति में आए। इससे पहले इन्हें राजनीति में कोई नहीं जानता था। राजनीति के प्रारंभिक दिनों में वो राष्ट्रभक्त और आध्यात्मिक थे। उन्होंने आर्य और द्रविड़ के विभाजन की अवधारणा को सिरे से नकारा भी। 1919 में एक पत्रिका नेशनलिस्ट में लेख लिखकर आर्य द्रविड़ विभाजन के सिद्धांत को सिरे से नकारते हुए पेरियार ने इसे धोखा बताया। फिर अचानक पेरियार ने जस्टिस पार्टी से संबंध बनाने शुरू किए, जिसके सभी सदस्य अंग्रेजों के पिट्ठू थे। सच्चाई यह थी कि जस्टिस पार्टी बनाने में अंग्रेजों का ही हाथ था। जस्टिस पार्टी के कारण पेरियार की प्रसिद्धि और प्रचार बढ़ने लगा। पेरियार तमिलनाडु के सर्वाधिक धनी व्यक्ति थे। उन दिनों जितने भी राष्ट्रीय नेता तमिलनाडु आते थे वो पेरियार के व्यक्तिगत अतिथि हुआ करते थे। उनका रहना, खाना, पीना सब पेरियार के घर पर ही होता था। पेरियार का परिवार ईरोड का एक सम्मानित और संपन्न परिवार था। उनकी नेतृत्व क्षमता का आकलन कर अंग्रेजों ने उन्हें जस्टिस पार्टी में शामिल करने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया। अंग्रेजों के इशारों पर जस्टिस पार्टी के कर्णधारों ने पेरियार से मिलना जुलना और उनसे संबंध बनाना चालू कर दिया। पेरियार ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और थोड़े ही समय में दोनों के मध्य नज़दीकी संबंध बन गए। यदि हम 1927 के पश्चात पेरियार के दिए हुए भाषणों को देखें तो सब राष्ट्र और हिंदू विरोधी थे। यदि इन भाषणों को गहराई से देखें तो आश्चर्यजनक रूप से ये दलित विरोधी थे। इसका कारण यह है कि गांधी दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए उस समय सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। पेरियार ने कभी यह नहीं कहा कि मंदिर प्रवेश के लिए सभी वर्णों को समान अधिकार है। वो शूद्रों को चौथा वर्ण मानते थे और दलित को पांचवा, जो मंदिर प्रवेश के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने मरते दम तक यह माना कि शूद्र और दलित अलग अलग हैं। इस बात को उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कई बार बिना किसी शर्म के कहा भी कि शूद्र और दलित अलग अलग हैं। उसी समय चेतन माँ देवी गुरुकुलम में एक घटना हुई जिसने तमिलनाडु को झकझोर दिया। हुआ यह कि वीएस अय्यर ने विशेष रूप से पकाए भोजन को गुरुकुल के 2 ब्राह्मण विद्यार्थियों को दिया। यह घटना तमिलनाडु में बड़ा मुद्दा बन गई। तुरंत इसका बहाना खड़ा कर सर्वप्रथम पेरियार ने ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का हौवा राज्य में खड़ा करना शुरू किया। यहीं से उनकी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की राजनीति की नींव पड़ी। इस मुद्दे के समाधान और सभी को समान अधिकार देने के लिए एक राष्ट्रवादी कांग्रेसी सामने आए। उन्होंने कहा कि यद्यपि गुरुकुल में एक भी दलित विद्यार्थी नहीं है, फिर भी एक दलित को गुरुकुल का बावर्ची नियुक्त किया जाए, जिसके हाथों से पकाया भोजन सभी विद्यार्थी खाएं। यही सामाजिक न्याय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। लेकिन सामाजिक न्याय के योद्धा पेरियार ने कहा कि वो इस सुझाव को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने प्रश्न खड़े किए कि कैसे दलित का पकाया भोजन शूद्र खा सकता है। यह उनकी दलित विरोधी मानसिकता थी जिसका पालन उन्होंने आजीवन किया। हास्यास्पद रूप से आज भी पेरियार को दलितों का मसीहा बताकर लोगों को बरगलाया जाता है। यह झूठ का पुलिंदा मात्र है। आगे वो लिखते हैं कि अपने दलित विरोधी विचारों के साथ ही उन्हें अब यह लगा कि हिंदुत्व का विनाश कर ही राष्ट्र को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए जो रणनीति उसने बनाई उसमें सबसे पहला था रामायण को गालियां देना। रामायण को नीचा साबित करने के लिए अनेक पुस्तकें लिखी गई। महाभारत को भी नहीं बख्शा गया। हम सभी महान संत और कवि कंब से परिचित हैं जिन्होंने कंब रामायण लिखी थी। पेरियार ने एक पुस्तक कंब रस्म लिखकर रामायण को बेहद अश्लील तरीके से प्रस्तुत किया। नीचता की पराकाष्ठा कर उसने संत कवि कंब भगवान राम और देवी सीता जी को जी भर के गालियां दी। पेरियार के इस कदम का शैव मतावलंबियों ने तालियां बजाकर स्वागत और समर्थन किया, क्योंकि पेरियार वैष्णव मत वालों पर हमला कर रहा था तमिलनाडु में। लेकिन कुछ समय पश्चात जब पेरियार ने तमिल शैव पेरिया पुराणम पर भी हमला बोला, तब शैवों को पेरियार की असल साजिश का एहसास हुआ।
फलस्वरूप सभी मतावलंबी एकजुट होकर पेरियार के विरोध में आ गए। एक एक कर सभी हिंदू ग्रंथ पेरियार के निशाने पर आने लगे। पेरियार की इस साजिश के पीछे एकमात्र कारण यह था कि इन महापुरुषों और इनके द्वारा रचित सभी ग्रंथों से हिंदू, जिन्हें वो पवित्र मानते हैं, गुमराह होकर इनसे घृणा करने लगे और इनसे विमुख हो जाएं। पेरियार का शातिर दिमाग यह जानता था कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संस्कृत से काट कर ही उसे किसी विदेशी संस्कृत को अपनाने के लिए सहजता से तैयार किया जा सकता है। यही उसका एकमात्र ध्येय भी था। इसके बाद उसने राम के पुतले का दहन किया, गणेश जी की मूर्ति को सलेम जिले में जनता के समक्ष तोड़ा। पेरियार के कहने पर उसके गुंडों ने हर तरह के अत्याचार हिंदू मान्यताओं पर करना शुरू किया। किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। गणेश जी की मूर्ति तोड़ने के मामले पर सलेम जिले में हिंदुओं की धार्मिक आस्था आहत करने का मुकदमा पेरियार के संगठन द्रविड़ कड़गम पर दर्ज भी हुआ। पेरियार की सभी हरकतों को हमने अपनी नियति मान ली थी। किसी ने भी विरोध में चूं तक नहीं की। एक ओर हमारा हिंदू धर्म था और दूसरी ओर हमारी भाषा, जिसे हम देवी के रूप में पूजते थे। उसने संस्कृत और तमिल को बांट दिया। दलितों को दिमाग में यह बात ठूस दी कि संस्कृत विदेशी भाषा है और दलितों और संस्कृत का कोई नाता नहीं है। लेकिन भला ऐसा कैसे संभव है? दलितों और संस्कृत के मध्य सदा से गहरा और निकट का नाता रहा है। वाल्मीकि जी और व्यास ने संस्कृत लिखा, किसने उन्हें संस्कृत पढ़ाई? संस्कृत ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहा। तमिलनाडु में दलित और अन्य जातियां सदा से मिलजुल कर रहा करती थी। पेरियार इसी आपसी सद्भाव को तोड़कर समाज को दलित और गैर दलित में बांटने की साजिश रच रहा था। तमिलनाडु में हुए एक दंगे के बाद उसने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि तुम जातियों का विनाश चाहते हो या नहीं, मन बना लो, फांसी की रस्सी के लिए तैयार रहो। सभी युवा खून से हस्ताक्षर कर इस बारे में घोषणा करें कि वो गांधी की मूर्तियां तोड़ेंगे और ब्राह्मणों को मारेंगे। पेरियार ने 1000 से भी अधिक निबंध और लेख लिखे हैं। 80% से अधिक अपने लेखों में उसने सभी स्थानों में सभी प्रकार की समस्याओं का कारण केवल ब्राह्मणों को ही बताया है। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा धूमिल और नष्ट करना पेरियार के जीवन का एक बड़ा लक्ष्य था। इसके लिए पेरियार ने समाज की सभी समस्याओं के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराना प्रारंभ किया। वह और उसके लोग बहुत धूर्तता से इस साजिश को मूर्त रूप देने लगे। अंततोगत्वा तमिलनाडु के निर्दोष ब्राह्मण पेरियार की कुटिल चाल की भेंट चढ़ ही गए। वह अपनी चाल में सफल हो गया। तत्पश्चात पेरियार ने वर्ष 1944 में एक प्रस्ताव पारित किया। अंग्रेजों को भारत छोड़कर वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा करना पड़े तो वो भारत के सभी राज्यों को आज़ादी दे दें, बस तमिलनाडु ही अंग्रेजों के अधीन रहे। इस प्रस्ताव के सामने आते ही तमिलनाडु की जनता की आंखें खुली और उन्हें एहसास हुआ कि पेरियार और उसके संगठन द्रविड़ कड़गम और जस्टिस पार्टी के समस्त कार्यकलापों के पीछे अंग्रेजों का ही हाथ है। ये दोनों संगठन ब्रिटिश राज की ही उपज थे। ये थी पेरियार पर पुस्तक और इस पुस्तक का सच। अब आप समझ गए होंगे कि पेरियार का असली सच क्या था और वो कितने बड़े दलित समर्थक नेता थे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद। नमस्कार।